Hello everyone, this is Tamanna, and in this lecture we are going to discuss some problems which are based on the Newton's laws of motion and especially Newton's third law of motion. And हम फर्दर क्या डिस्कस करेंगे कि उसमें भी जो प्रॉब्लम्स स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड हैं और ड्रैग फोर्स से रिलेटेड हैं और जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल होगा. सो इन सभी केसेस को हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग सम प्रॉब्लम्स. सो सी और फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेटिंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन. हमें क्या गिवन है? सी, हमें कोई ब्लॉक गिवन है जिसका मास 2 kg है एंड दिस इज ग्राउंड. और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये जो ग्राउंड है दिस इज़ फ्रिक्शनलेस. अब आगे रीड करते हैं. इट इज़ स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड. अब कुछ हमने एक्सटर्नल यूज़ करके एक जेट का यूज़ किया, मीन्स जिसमें से वाटर निकलेगा, एंड ये जो वाटर है वो इस ब्लॉक पर डायरेक्टली फॉल करेगा और जो वाटर फॉल करेगा उसकी स्पीड क्या गिवन है? दिस इज़ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. और जो रेट है वाटर का, मीन्स इसमें से कितना वाटर और कितने टाइम में निकलेगा, दिस इज़ 1 kg पर सेकंड. ये दो क्वांटिटीज हमें गिवन है फॉर वाटर. अब देखो फर्दर हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर इस पर फॉल करेगा इस ब्लॉक पर तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, और ऊपर से जो हमें ये ग्राउंड गिवन है वो फ्रिक्शनलेस है तो कम फोर्स में ये मूव कर जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो यही बोलता है ना कि जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी. लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स एक्ट होगी वो इस वाटर के थ्रू लग रही है. अब यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का पेयर हमें मिल गया. हम यूज़ कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. और वो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो हम बिल्कुल इनिशियली लिख लेते हैं F इक्वल टू dp/dt, क्योंकि इस वाटर की वजह से इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में, और जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है कांस्टेंट होगी. दिस इज़ कांस्टेंट. अब इस रिलेशन का यूज़ करते हैं. बिल्कुल जनरली अगर हम यूज़ करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू mv, क्योंकि ये तो बिल्कुल जनरल है. और उसका यूज़ करके हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? m dv/dt प्लस में v dm/dt. सी, अब देखो जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट होगी इस ब्लॉक की. अब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी. अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ना, हम इस ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो गिवन है 5 मीटर पर सेकंड. अब इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन इसी के लिए है. सो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी. सो फोर्स हमारे पास क्या बची? सिर्फ ये वाली टर्म के साथ v dm/dt, क्योंकि वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट. अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 5 एंड dm/dt जो है वो क्या गिवन है? मीन्स चेंज इन मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ 1 kg पर सेकेंड. दिस इज़ 1 एंड इक्वल टू 5 न्यूटन. देखो वाटर के लिए भी 5 मीटर पर सेकंड मैंने आपको बोला था, और यहाँ भी. अब फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से इसकी जो स्पीड होगी वाटर की वही तो इसकी होगी ना.
यही तो मीन्स मोमेंटम का कंसेप्ट आ गया यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ भी वेलोसिटी की वैल्यू जो है 5 ली है, दोनों के लिए सेम लिया है। अब फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। सो बिल्कुल इजी हो गया। अब F इक्वल टू एम ए का रिलेशन यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं A इक्वल टू एफ बाई एम। फोर्स हमने निकाल ली 5 एंड मास इज़ 2 kg, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तो इस वाले ब्लॉक का निकालना है और इस वाले ब्लॉक का मास है 2 kg। सो इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A particle of mass m is connected to two springs of unstressed length L and spring constant K, और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग x डायरेक्शन। सी व्हाट द क्वेश्चन इज, हमें स्प्रिंग दे रखे हैं 2। अब वो स्प्रिंग किस तरीके से हैं, लाइक दिस, सी स्प्रिंग 1 एंड यहाँ पर एक जॉइंट है और अनदर स्प्रिंग, दिस इज लाइक दिस। अब इस तरीके से स्प्रिंग का सिस्टम हमें गिवन है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दोनों के लिए दिस इज सेम के। अब सपोज करो कि जो ये वाला पार्ट है, मीन्स यहाँ से दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड हैं। अब मैं इस स्प्रिंग को x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँ, दिस इज़ x, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना चाहिए था मुझे, दिस इज़ y डायरेक्शन एंड दिस इज़ x एंड दिस इज़ लेंथ L एंड दिस इज़ ऑल्सो L, सेम लेंथ है। अब देखो मैं इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करूँगी तो क्या होगा, ये स्प्रिंग कुछ इस वाली पोजीशन में आ जाएगा लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, बट जो ये वाला पार्ट है ये तो यहाँ पर फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा, एंड सिमिलरली ये वाला पार्ट भी फिक्स होगा। सो अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, और हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इफ़ इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखो मैंने यहाँ तक डिस्प्लेस तो कर दिया और इस पोजीशन पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, सपोज करो। अब जब मैं इसको रिलीज़ करूँगी तो इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेंगी, एक तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में क्योंकि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आना चाहता है, और सिमिलरली इधर भी सेम फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज़ F इक्वल टू के एक्स वाली, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो यही है। और क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में वापस से मूव करेगा तो हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव, क्योंकि जब हमने स्टेप्स को रीड किया था, मीन्स मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने क्या बोला था, जो इनिशियल मोशन होगा बॉडी का हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। अब देखो और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे लाइक दिस। और ये जो कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर रहे हैं ये किसके हैं, देखो ये तो फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और सिमिलरली इस साइड भी फोर्स है इस डायरेक्शन में। ये जो है एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, सो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F कोस थीटा एंड दिस इज F साइन थीटा। सिमिलरली जब हम इसके लिए लिखेंगे सो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F साइन थीटा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में सो नेगेटिव, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2F कोस थीटा, क्योंकि हम दो कंपोनेंट्स को लिख रहे हैं, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी, तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। एंड व्हाट वी सी दैट दिस फोर्स, दिस नेट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इन दिस डायरेक्शन,
और मोशन किसका है, इसका, मीन्स ये जो पार्टिकल है उसका। अब ये तो हमारे पास फोर्स आ गई, हम इसका यूज़ करेंगे। पहले ये सब देख रहे हैं कि इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही हैं, हम क्या क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वो क्या है कि ये जो स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच हुआ है। अब जो F इक्वल टू के एक्स वाली फोर्स है, ये x क्या होता है, मीन्स अपनी नेचुरल लेंथ के बाद उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ। मान लीजिए एक्स चेंज हुआ है, सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं मान लो एक्चुअली में ये वाली पोजीशन थी, अब ये स्ट्रेच होके इतनी हो गई थी, अब इतनी हो गई थी, ये इंक्रीज़ हुई है ना लेंथ। अगर इस इंक्रीज़ हुई लेंथ में से इस एक्चुअल लेंथ को मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास एक्स ही तो आ जाएगा, मीन्स कितना उसमें इंक्रीज़ हुई है लेंथ फोर्स लगने के बाद। सो वो कैसे होगी, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है और ये वाली थी हमारे पास एक्चुअल में एल लेंथ, सिमिलरली इसके लिए भी थी। अब पहले हम सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट करते हैं एंड इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, देखो कंपोनेंट्स बना लो एल के लिए। दिस विल बी एल cos थीटा, दिस इज थीटा एंड व्हाट्स हैपनिंग हियर सी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। कौन से वाला, ये वाला हमने एक्स डायरेक्शन पे डिस्प्लेस किया था इसको। और ये वाली लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है आपको पता है, बहुत बेसिक है, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये वाली लेंथ आ गई हमारे पास। अब ये एक्चुअल लेंथ थी और ये हमारे पास ये वाली आ गई, मीन्स ये वाली लेंथ। अगर मैं इस वाली लेंथ में से इस वाली लेंथ को माइनस कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास x की वो आ जाएगी ना वैल्यू। सो अब मैं इस वैल्यू को यूज़ करूँगी कहाँ पर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। देन फर्दर जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास फोर्स का, वो क्या होगा, F इक्वल टू के एंड x इज दिस। सो व्हाट वी विल गेट, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर एंड दिस रूट सिर्फ यहीं तक है माइनस ऑफ एल। दिस इज़ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, मीन्स जो वाली फोर्स इस स्प्रिंग की वजह से लग रही है वो वाली। अब इसके बाद आप स्टेप्स को रिमाइंड कीजिए कि हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड किया था। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने फोर्स निकाल ली। जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, F इक्वल टू एम ए, और ए क्या होता है डी टू एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में लग रही है ना ये वाली, सो एक्स डायरेक्शन में लिख सकती हूँ मैं। और ये वाली जो फोर्स है वो क्या है, वो हो जाएगी ये वाली फोर्स 2F cos थीटा एंड इक्वल टू एम डी टू एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर, दिस इज स्क्वेयर हियर। अब देखो हम आगे क्या करते हैं एंड सी, जब वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्सटीट्यूट किया तो क्या मिलेगा, एफ एक्स क्या है माइनस ऑफ 2F cos थीटा, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो दैट्स वाई आई यूज़ हियर नेगेटिव साइन, दिस इज cos थीटा इक्वल टू एम डी टू एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर। अब फोर्स की भी डायरेक्शन हमने निकाल ली थी और जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको मीन्स फोर्स की जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट करने पर क्या मिलेगा, -2 एज इट इज़ एंड एफ इज़ के अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एल। ये वैल्यू भी निकाल ली है, आप थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हो यही वैल्यू है। एंड कोस थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकल जाएगी, एक्स बाय में अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। कोस थीटा का तो आपको पता ही होगा ना कि कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी साइन कोस बी बाय एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेस क्या था हमारा डायग्राम में, एक्स, आप डायग्राम को देख सकते हो, एंड हाइपोटेन्यूज क्या थी, यही हमने निकाली थी, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आई है, और ये वाली टर्म जो है एज इट इज़ रह जाएगी, एम डी टू एक्स बाई में डी टी स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, और लास्ट स्टेप क्या था, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो डी टू एक्स बाई में डी टी स्क्वायर इक्वल टू, सभी टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे हम, माइनस ऑफ 2k एक्स बाई में m एंड 1 माइनस ऑफ l बाई में अंडर द रूट l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं और करके इक्वल टू माइनस ऑफ 2k एक्स बाई में m एंड इट विल बी 1 माइनस ऑफ, अब देखो ये जो टर्म है, पहले तो l को कॉमन ले लिया, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो बाहर तो l आएगा, क्योंकि रूट से बाहर फिर कट जाएगा ना l स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 बाय में सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में l स्क्वायर। और जब इस टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊँगी, ऊपर ले जाने का मीन्स जो रूट वाली पावर है वो -1/2 हो जाएगी। सो नेगेटिव होने के बाद हम इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, और जो बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर, लाइक दिस। एंड देखो जो हायर टर्म्स हैं हम उनको नेगलेक्ट कर देंगे, सो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2l स्क्वायर, ये मीन्स सिर्फ ये वाली टर्म है, ओके। एंड फर्दर क्या हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा d2x बाय में dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2kx बाय में m 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2l स्क्वायर, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो ये वाली पावर आगे आ जाती है, दिस इज़ नेगेटिव, सो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, एंड ये वाली टर्म एज इट इज़, एंड क्लोज ब्रैकेट। और फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकली करने पर क्या जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और कैंसिल करके 2k एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सो मैं लिखती हूँ 2k एक्स क्यूब अपॉन में 2 तो कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कट गया, m l स्क्वायर ये कट जाएगा, एंड रिज़ल्ट क्या है, नेगेटिव में है। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है जो कि हमें कैलकुलेट करना था, और यही टर्म तो होती है ना एक्सेलरेशन, और वही हमें फाइंड करना था, एक्सेलरेशन ही। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। और अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स फर्स्ट रीड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m is thrown upward with velocity v, and there is a retarding air resistance proportional to square of the velocity with proportionality constant k. सी जो अब तक का क्वेश्चन रीड किया उसमें क्या गिवन है, कोई भी पार्टिकल है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया विद वेलोसिटी v, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया सो इसके मोशन के अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स एक्ट होगी, दैट इज़ मीडियम फोर्स, और वो मीडियम फोर्स किसकी वजह से है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। और जो ये वाली फोर्स है मीन्स जो रेजिस्टिव फोर्स है, और वो वाली फोर्स मतलब किसके प्रोपोर्शनल है, दिस इज़ द प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। एंड जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे सो फोर्स क्या हो जाएगी, के वी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली जो है ये कांस्टेंट होता है जो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद आता है, और ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज़ के। आगे देखते हैं,
इफ़ द पार्टिकल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट आफ्टर टाइम टी। मान लीजिए आफ्टर टाइम टी पार्टिकल कहीं यहाँ पर हो गया और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, दैट इज़ h, एंड g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और g की वैल्यू तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी, और इस पॉइंट पर इस पर जो g है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एंड फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी v। सो हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। सी, हम प्रोसीड कैसे करेंगे, वही बात है, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज़ करेंगे और जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। सी, सबसे बेसिक तो F इक्वल टू ये वाली फोर्स है kv स्क्वायर, बट सी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू जो है मींस इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव, बट यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स है मीडियम की वजह से वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगी, दैट्स वाई आई विल टेक इट नेगेटिव। और क्या फोर्स एक्ट होंगी किसी भी बॉडी पर, ये तो मीडियम फोर्स होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो वेट होगा मीन्स mg वाली फोर्स वो एक्ट करेगी, दिस इज़ ओनली इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में होने की वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगी, सो आई कैन ऐड दिस माइनस mg। एंड आगे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए होता है, और उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, m dv बाई dt। अब देखो यहाँ पर जो मैं नोटेशन यूज़ कर रही हूँ वो v यूज़ कर रही हूँ, बट v जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पर कुछ और डिफरेंट होगी, सो आई हैव टू चेंज माई नोटेशंस, सो आई विल यूज़ हियर डैश v डैश स्केयर, एंड बाकी जो टर्म्स हैं माइनस mg माइनस k v डैश स्केयर वह एज इट इज़ रहेंगी। अब जो मास है उसको मैं यूनिट मास ले सकती हूँ, m की वैल्यू को 1 यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो तो हम यूनिट मास यूज़ कर सकते हैं। m तो फिर चला जाएगा इसमें से, सो न्यू इक्वेशन क्या है, डी वी डैश बाई में डी टी इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी डैश स्केयर। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो इस वाली टर्म को वेलोसिटी वाली टर्म को सेपरेट करना होगा, सो वो कैसे हो जाएगा, डी टी तो एज इट इज़ ही रह जाएगा, एज इट इज़ कहने से मीन्स है डी टी उस साइड चला जाए एंड ये वाली टर्म जो वेलोसिटी वाली है वो यहाँ पर आ जाएगी, सो ये इक्वल टू डी वी डैश एंड ये इसके डिवाइड में हो जाएगी माइनस जी माइनस के वी डैश का स्क्वायर एंड इंटीग्रल। अब देखो जो हम लिमिट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, सी जब वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यहाँ ग्राउंड से, और इनिशियल वेलोसिटी v थी, सो वेलोसिटी v थी जब तो टाइम 0 था क्योंकि इनिशियली तो टाइम 0 ही होगा, बट जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगी ऑब्वियस सी बात है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ए मोमेंट ऑफ टाइम के लिए जो बॉडी है वो रुक जाती है, सो उस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट वहाँ पर टाइम क्या है, वो टाइम t हो जाएगा लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है मैं इसको पॉजिटिव कर सकती हूँ, दोनों साइड अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव लाइक दिस। अब हमारे पास काम रह गया सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने का। इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाली टर्म तो माइनस टी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1 है एंड विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट है तो टी हो जाएगा, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इट विल बी माइनस टी एंड इक्वल टू, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, अगर मैं
के को मीन्स इस तरीके से लिख लूँ 1/k, मीन्स मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 में g/k, क्योंकि मैंने कॉमन लिया है वो बाहर चला गया, प्लस में v डैश का स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग इज विद रेस्पेक्ट टू dv डैश। अब जब मैं इसको इंटीग्रल करूँगी तो कैसे होगा सी। अब जो है मैं v डैश की जगह पर कुछ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो हमें इस इंटीग्रल का कुछ मेथड मिल सकता है कि कैसे होगा। सो हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, v डैश इक्वल टू √g/k tan थीटा। अब जब मैं इसको डेरिवेटिव करूँ, क्योंकि हम जब भी मीन्स सब्सटीट्यूट करते हैं तो डेरिवेटिव भी करते हैं, dv डैश बाय में d थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, हम डेरिवेटिव ही करेंगे एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा √g/k, और tan थीटा का हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। dv डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा √g/k सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। इस वैल्यू को जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगी तो हमें एक न्यू रिलेशन मिलेगा यहाँ पर, और वो रिलेशन क्या होगा, अगर आपको याद हो तो इंटीग्रल करने का एक मेथड होता है, अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो मीन्स ऊपर वाली जगह पर हो तो हम उसको लॉग की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या टर्म बनेगी। सी हियर सब्सटीट्यूट करते हैं 1/k ये वाला एंड इंटीग्रल, ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर क्या हो जाएगा √g/k सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा एंड अपॉन में g/k, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पर भी डैश स्क्वायर है तो ये हट जाएगा रूट और सिर्फ g/k ही बचेगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा एंड d थीटा तो था ही। सिमिलरली हम जो है k कैंसिल हो जाएगा एंड 1/g बचेगा, √g/k भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अब देखो बिल्कुल ही सिंपल हो गया ये तो। जो मैं सोच रही थी कि कुछ ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा वो नहीं बना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, इट विल बी कैंसिल आउट एंड इंटीग्रल में बचा है सिर्फ थीटा। और सी फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 में √g/k, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से रूट सिर्फ रूट में ही g बचेगा एंड थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो सब्सटीट्यूट तो करनी पड़ेगी ना, तो उसको सब्सटीट्यूट करने पर क्या मिलेगा tan इनवर्स √k/g v डैश। ओके, दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ दिस होल टर्म। अब उसके बाद क्या होगा, हमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है किस में, बट उससे पहले तो हमें इसकी लिमिट भी तो अप्लाई करनी है ना। लोअर लिमिट क्या थी v, अपर लिमिट 0, सो v डैश की जगह पर v आ जाएगा और ये जो पूरी टर्म है वो किसके इक्वल चल रही है -t के। अब इक्वल टू 1/√g/k tan इनवर्स, देखो जब ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म चली जाएगी 0 एंड जब लोअर लिमिट पुट करेंगे सो हमें ये टर्म मिल जाएगी √k/g v डैश की जगह v एज इट इज़। सो हमें निकालनी है v की वैल्यू, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो वो कैसे हो जाएगा, देखो v विल बी इक्वल टू tan इनवर्स है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ऑब्वियस सी बात है, मीन्स ये अपॉन में लिखते हैं तभी तो इनवर्स आता है ना। v इक्वल टू √g/k tan ऑफ
रूट जी के टी। देखो जो ये वाली टर्म है इस साइड मल्टीप्लाई में थी तो ये इसका एंगल बन जाएगा 10 का, एंड ये वाली टर्म रिवर्स हो जाएगी, जी बाय के हो जाएगी। और ये जो होल वैल्यू आई है ये किसकी है, दिस इज़ फॉर वेलोसिटी। एंड और क्या है यहाँ पर, ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पर कट गया था क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट गया, दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं बचा। सो दिस क्वेश्चन एंड्स हियर। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट रीड इट। A girl measures the period of simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t seconds. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लिफ्ट है लाइक दिस, और इस लिफ्ट में एक लड़की ने पेंडुलम का जो टाइम है, टाइम पीरियड होता है, उसको कैलकुलेट किया। तो उसको क्या मिला कि जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी सेकेंड्स में है। ओके, एंड आगे क्या है, इफ़ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड, मीन्स जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है विद एक्सेलरेशन g/4, देन द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी, तो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो अगर ये जो केस है ना वो कैसे होगा, सबसे पहले तो हम इस पे देखते हैं कि फोर्स क्या क्या एक्ट है। जब ये स्टेशनरी था तो सिर्फ mg ही एक्ट होगी, बट जब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रेम है, मीन्स जब वो लड़की इसके अंदर बैठी है और उस टाइम पर कैलकुलेट कर रही है तो उस लड़की के लिए क्या हो गया, ये वाला फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में हम डायरेक्टली न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज़ नहीं करते क्योंकि वो वैलिड नहीं होता। सो इस केस में क्या करना पड़ेगा, सी मैंने आपको बोला था कि एक एक्स्ट्रा और फोर्स हम ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, और वो जो फोर्स होती है वो शूडो फोर्स होती है। एंड इस केस में क्या हो जाएगा, वो शूडो फोर्स इस पेंडुलम के लिए हो जाएगा, दैट इज़ ma। अब देखना इस फोर्स की वजह से हमारी सारी कैलकुलेशंस ओके हो जाएंगी बिल्कुल। अब ये एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और है, और वो कंसेप्ट क्या है, मान लो अगर कोई भी लिफ्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसमें कुछ मोशन और ऐड हो गया है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहा है। देखो जी इफ़ेक्टिव के केस में जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी, और उसमें क्या वैल्यू ऐड होगी, दैट इज़ गिवन, दिस इज़ g/4। हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे जी की जगह, ना कि जो सिंपल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका यूज़ करेंगे। अब हमें तो टाइम पीरियड निकालना है ना, हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, t इक्वल टू 2π√L बाय स्मॉल जी। अब यहाँ पर स्मॉल जी तो यूज़ नहीं करना, सो हम क्या यूज़ करेंगे, जी इफ़ेक्टिव, और जी इफ़ेक्टिव की वैल्यू ये है। सो हम क्या देख रहे हैं अब, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, t इक्वल टू 2π, और जो लेंथ है वो L ही है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5g/4 √L अपॉन में 5g, और जो 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 2π, ये सिर्फ यही बच जाएगा, जो फाइनल रिलेशन होगा वो हो जाएगा 2 में √5 t टाइम्स। क्योंकि देखो
जब स्टेशनरी थी लिफ्ट तो टाइम t था उसका, ओके। एंड जो t है वो सिंपल 2π√L/g इफ़ेक्टिव है। और जब इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो हमें ये मिला, मीन्स आप t डैश बोलो, मीन्स जब मोशन में है तो ये वाली वैल्यू आई है। बट इस वैल्यू को जब मैं, मीन्स दिस इज़ नॉट g इफ़ेक्टिव, दिस इज़ सिंपल g, क्योंकि ये टाइम जब है जबकि ये स्टेशनरी है। और इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगी 2π√L/g क्या हो जाएगा t, दिस इज़ t। और बाकी की जो टर्म है मीन्स इसका रूट क्या हो जाएगा 2 एंड क्या बच गया √5। सो दिस इज़ लाइक दिस। जो फाइनल टाइम है हमारा, मीन्स जब मोशन में है लिफ्ट तो हमारे पास ये वाला टाइम हो गया, दिस इज़ t टाइम्स ऑफ 2 में √5। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था, दैट्स वाई आई पिक दिस क्वेश्चन टू सॉल्व। So this lecture ends here, and in tomorrow's lecture we will discuss about more problems and concept। और जो कंसेप्ट होगा वो बेसिकली किससे रिलेटेड होगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही, बट जो वैरायटी होगी मीन्स एग्जांपल की कहाँ पर वैलिड होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो किससे रिलेटेड होगा, वो वेज टाइप जो शेप्स होती हैं उनका मोशन कैसे होता है उस तरीके से, मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी करेगा, और या फिर मास और पुली का कंसेप्ट कैसे हम यूज़ करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज़ करके। सो यही सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में विद some conceptual problems. So at last, thank you for watching this video and goodbye.